हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 3 मंथ के पीएनएल देखेंगे और देखेंगे जो भी सेबी के रूल चेंजेज हुए जो 13 नवंबर के बाद से, उसके बाद से मुझे भी नए इंडेक्स में ट्रेड करना पड़ रहा है। बिकॉज आपको पता है कि 90 to 95% जो मेरा ट्रेड्स रहता था वो बैंक निफ्टी में ही रहता था। तो अभी नए इंडेक्स में ट्रेड करके मुझे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या मेरे ऑब्जर्वेशन से क्या उसमें प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स पे हम यहाँ डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट वीडियो था पीएनएल का, उसमें हमने देखा था कि लास्ट 6 मंथ का पीएनएल इस फाइनेंशियल ईयर का हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने 26 सितंबर तक का रिजल्ट देखा था। और लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन शायद मैंने अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। तो आप यहाँ पे पहले अगर वो 2 ट्रेडिंग सेशन देखें यहाँ पे 27 सितंबर से 30 सितंबर तक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट जो 2 ट्रेडिंग सेशन थे यहाँ पे 10,000 का माइनस यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टैक्सेशन एंड चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि आप मार्केट देखेंगे उन 2 दिनों का तो आपको दिखेगा थोड़ा स्लो एंड स्टेडी मार्केट नीचे आ रहा था और छोटे छोटे कैंडल्स क्रिएट हो रहे थे, एक बड़ा मोमेंटम कहीं नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से मल्टीपल एंट्रीज की वजह से यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग भी हुआ था लास्ट 2 दिन में, और उसके वजह से हमें टैक्सेशन एंड चार्जेस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट 2 दिन थे यहाँ पे ओवरऑल आप 10,000 का माइनस था, और जो हमने वीडियो बनाया था उस समय तक 1.1 लाख का प्रॉफिट चल रहा था सितंबर मंथ में, लेकिन यहाँ पे 10,000 माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे कि 1 लाख के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सितंबर मंथ का प्रॉफिट दिखेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि आपका यहाँ पे बाइक वैल्यू जो है वो 16 लाख है, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा 18 लाख दिख रहा है, तो आप बोलते हैं कि 5 लाख से कैपिटल। फिर से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो वैल्यूज़ रहता है ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू दिखाता है। यहाँ पे आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो आपको वो दिखेगा कि यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स रहेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे एंट्रीज 235 पे होगा, कुछ जगह आपका देखेंगे यहाँ पे एंट्रीज 253, यहाँ पे देखेंगे ये मल्टीपल ट्रेड्स हैं, उसके अलग अलग एंट्रीज रहते हैं। तो यहाँ पे जब ब्रेक डाउन करेंगे उसको, वो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लियरली। लेकिन यहाँ पे जब सारा उस कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी ट्रेड लिया गया होगा, यहाँ पे वो पूरा कंबाइंड करके दिखाता है ऑन एवरेज बाई वैल्यू और एवरेज सेल वैल्यू है। इसके वजह से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कैपिटल को लेके, इसीलिए ये चीज़ मैंने पहले ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो किसी को ये डाउट ना रहे कि यहाँ पे मैं कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। जो कैपिटल है मेरा वो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के आसपास ही रहता है, वो इक्विटी कम में हम देखते आए हैं हमेशा से। और यहाँ पे अक्टूबर मंथ का भी अगर यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 सितंबर से लेके उसके आगे जितने भी यहाँ पे आप दिन यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अकाउंट वैल्यू है वो यहाँ पे 5 लाख के आसपास ही रहता है। और उसके बाद से एक क्वार्टरली सेटलमेंट हुआ होगा, इसके वजह से यहाँ पे सारा कैपिटल यहाँ पे वापस से बैंक में आया था। उसके बाद से मैंने अकाउंट भी चेंज किया था, क्योंकि 6 मंथ के बाद यहाँ पे मैं सेकेंड अकाउंट डोरमेंट ना हो जाए, उसके वजह से उसमें ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 5 लाख है वही सेम कैपिटल से ही मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में भी ट्रेड किए हैं। सो अक्टूबर का यहाँ पे पीएनएल अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक का यहाँ पे पीएनएल देखते हैं। सबसे पहले जो इस अकाउंट में ट्रेड किया गया है, तो यहाँ पे जो मेरा डेट सिलेक्शन है ये मैं यहाँ पे चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे 1 अक्टूबर से अभी तक का कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि इस अकाउंट से कोई और ट्रेड नहीं लिया गया है। इस अकाउंट से आप देखेंगे कि 3 ही दिन अक्टूबर में ट्रेड हुए हैं, और उसमें आप देखेंगे तीनों दिन प्लस में ही रहे। यहाँ पे 80,000 के आसपास का यहाँ प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे एक अच्छा मार्केट मिल रहा था। अक्टूबर के मंथ में आप देखेंगे बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट था, प्रीमियम्स पे अच्छा फ्लक्चुएशंस थे, तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग खासकर स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा सा इजी था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट था अक्टूबर का, यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम हमें गैदर करने को मिल रहे थे, तो एक डायरेक्शनल मार्केट मिल रहा था और ऑप्शन बायर्स को थोड़ा फेवर कर रहा था। फॉलोअप्स कैंडल्स बन रहे थे, जिसके वजह से हमें एक आसान मूव्स कैप्चर करने को मिल रहे थे। इसी वजह से आप देखेंगे पहले 3 दिन आप देखेंगे यहाँ पे प्लस में ही यहाँ पे गया है, और इसके बाद से यहाँ पे क्वार्टरली सेटलमेंट के बाद से मैंने अकाउंट चेंज किया था, तो उस अकाउंट में अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा पीएनएल है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अकाउंट वैल्यू यहाँ पे दिखा दूँ फिर से। यहाँ पे अक्टूबर मंथ में यहाँ पे फिर से मैंने इन किया था जब भी क्वार्टरली सेटलमेंट हुआ था, उसके बाद से आप देख सकते हैं उसके बाद से यहाँ पे 5 लाख के अराउंड फिर से कैपिटल यहाँ पे मैंने इन किया था, और उसके बाद से जो भी प्रॉफिट्स रहते हैं मैं धीरे धीरे उसको विड्रॉ करता रहता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे अकाउंट वैल्यू ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि कुछ इक्विटी होल्डिंग्स होंगे मेरे, जो कैश बैलेंस रहता है वो 5 लाख के आसपास ही हमेशा रहता है, और इसको मैं मेंटेन करता हूँ। ये चीज़ आपको पहले से ही ऑलरेडी पता है। तो जो मेरा कैपिटल है वो 5 लाख के अराउंड ही हमेशा रहता है। आप यहाँ से इक्विटी कब से वो चीज़ देख सकते हैं। अभी हम पीएनएल की बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर मंथ का। यहाँ पे अगर मैं पीएनएल दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं अक्टूबर 1 से ही सेलेक्ट करते हैं कि पूरे मंथ का अगर हम यहाँ पे दिखाएं आपको। सो पूरे अक्टूबर मंथ का अगर यहाँ पे पीएनएल मैं आपको दिखाऊं इस अकाउंट से, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे 2.84 लाख का प्रॉफिट यहाँ दिखेगा। और यहाँ पे जो एक्यूरेसी थी वो काफ़ी अच्छी थी। अक्टूबर मंथ में आप देखेंगे पहले 3 ट्रेडिंग सेशन आपने फर्स्ट अकाउंट में देखा वो ग्रीन में थे, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बाकी दिन के जो ट्रेड्स थे आप देख सकते हैं केवल 2 ही रेड यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी थी। एक दिन का आपको लॉस यहाँ पे दिख रहा होगा 2500 का, और एक दिन 31,000 का एक लॉस दिख रहा होगा। उसके अलावा आप देखेंगे बाकी दिन ग्रीन में ही बीता, कोई बड़े प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आए, लेकिन कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिट आता गया, जिसके वजह से आप देखेंगे जो अक्टूबर का मंथ रहा, आप दोनों अकाउंट को अगर ऐड करेंगे 80,000 और 2.84 लाख, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.64 लाख का जो प्रॉफिट था अक्टूबर मंथ में, वो अभी तक का मेरा जो मंथली प्रॉफिट्स है वो हाईएस्ट मंथली प्रॉफिट था अक्टूबर के मंथ में, जितने भी मंथ मैंने आज तक ट्रेडिंग किया है। तो एक अच्छा प्रॉफिट अक्टूबर के मंथ में गैदर करने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में आप देखेंगे एक फ्लक्चुएशंस था और ऑप्शन बायर्स को थोड़ा फेवर किया था। ये चीज़ मैंने उस समय भी ट्रेड एनालिसिस के वीडियो में आपको डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर मंथ में एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ। और उसके बाद से आप देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा 13 डेज आया बैंक निफ्टी में, जो मैंने खासकर ट्रेड किया, तो वहाँ पे आप पहले देखेंगे। उसके बाद से जो नए इंडिसेस में कैसे रिजल्ट्स हैं वो उसके बाद से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले 13 दिन जब बैंक निफ्टी यहाँ पे था तब का यहाँ पे रिजल्ट मैं आपको दिखाऊँ। सो यहाँ पे फर्स्ट 13 डेज आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में ही मेरे मेजर ट्रेड्स थे, और यहाँ पे 2 रेड आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक 8400 का लॉस होगा, यहाँ पे एक 2600 का लॉस होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलर्ट था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो रूल चेंजेस हो रहे थे उसके वजह से मैंने ये डिस्कस भी किया था कि थोड़े वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट पड़ेंगे और हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन मूव आए। इसके वजह से थोड़ा यहाँ पे कॉशियसली मैं भी ट्रेड कर रहा था। आप देखेंगे फर्स्ट जो 13 डे रहा उसमें 70,000 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा। और इसके बाद से आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरीज यहाँ हटा दिया गया था, और ये काफ़ी स्ट्रेसफुल था, क्योंकि इससे पहले मैंने जो 2 साल 2.5 साल यहाँ पे ट्रेड किए हुए हैं फुल टाइम, उसमें आप देखेंगे मेरे 90 to 95% जो ट्रेड्स थे वो बैंक निफ्टी में ही रहते थे, और निफ्टी में 4 से 5% ट्रेड रहते थे। सेंसेक्स तो मैं अभी देखता भी नहीं था उस समय, लेकिन यहाँ जैसे ही रूल चेंज हुआ थोड़ा बहुत मैं ऑब्जर्व करने लगा सेंसेक्स को भी, क्योंकि मुझे पता था कि निफ्टी एक स्लो मूविंग इंडेक्स है और सेंसेक्स कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के एक फास्ट मूविंग इंडेक्स है। तो उसमें हमें कॉप अप करने के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इंडेक्सेस मूव कर रहे हैं। इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन फेज़ रहेगा हमारा 3-4 महीने का। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो उसके बाद से आप देखेंगे बाकी का जो नवंबर मंथ रहा है यहाँ पे 14 से लेके आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट 30 नवंबर का अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको क्लियरली दिखेगा जो इम्पैक्ट है यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ट्रेड्स कम हो गए थे मेरे भी, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि नए इंडेक्सेस में मूव करना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि आप मेजर जो ट्रेड्स लेते हैं पूरे टाइम आप स्क्रीन उसी को देते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते, प्रीमियम्स को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं दूसरे इंडेक्सेस के। इसी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी मूवमेंट्स में, क्वांटिटी मैनेजमेंट में। इसीलिए मैं बोला भी था कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली चलना होगा, और 3-4 महीने में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कैसे प्रीमियम्स बिहेव कर रहे हैं, क्या हमारी क्वांटिटी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट रह रही है। इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉशियसली चला और रिस्क थोड़ा कम लिया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में मोस्टली यहाँ पे ट्रेड किया था नवंबर के मंथ में। सेंसेक्स में ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट था रिमेनिंग। तो आप अगर पूरे नवंबर मंथ्स का यहाँ पे मैं आपको शो करूँ यहाँ पे, तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे 1.19 लाख का प्रॉफिट। और यहाँ पे जो टैक्सेस एंड चार्जेस थे बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा रहते थे। उसके बाद से आप देखेंगे कि निफ्टी में क्वांटिटी छोटे करने के बाद से या फिर ट्रेड्स कम लेने के बाद से यहाँ पे थोड़े से चार्जेस वो कम हुए थे। इसके बाद से आप देखेंगे तो ओवरऑल चार्जेस जो मेरे इसी रेंज में अप्रॉक्सीमेटली आप देखे होंगे रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे 60,000 के आसपास यहाँ चार्जेस हैं। और जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 1.2 लाख का प्रॉफिट था नवंबर के मंथ में। उसके बाद से आप देखेंगे थोड़ा मैं सेंसेक्स की तरफ मूव किया, क्योंकि आप बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि निफ्टी एक स्लो मूविंग इंडेक्स है। और अभी जब वॉल्यूम रीसफल हुआ है तब से हमने देखा है कई बार ऐसा हुआ है कि मैनिपुलेटिव मूव्स काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, और निफ्टी में कई बार ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि एक प्रीमियम सडनली यहाँ पे 50 पॉइंट 60 पॉइंट जंप कर जाए, या फिर विद इन 5 मिनट्स अगर आप 100 पॉइंट 120 पॉइंट मूव करता है, वो काफ़ी मुश्किल होता था निफ्टी में हैंडल करना। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट मूविंग इंडेक्स की तरफ मैं भी शिफ्ट हुआ, थोड़ा देखा कि सेंसेक्स में ट्रेड लेके कि कैसा सेंसेक्स बिहेव कर रहा है। क्योंकि एक फास्ट मूविंग इंडेक्स में ये रहता है कि जो बाकी दिन रहते हैं कंपेरेटिवली उसमें भी आपको देखेंगे कि ब्रेकआउट्स वगैरह पे फास्ट मूव एक देखने को मिलता है। तो वहाँ स्कैल्पिंग करना काफ़ी आसान होता है कंपेयर टू जहाँ पे स्लो मूविंग इंडेक्सेस हैं, जहाँ हम 5 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए वेट करते हैं। अगर वेट करते हैं तो वहाँ पे कैप्चर भी करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मैनिपुलेशन में जो 100-150 पॉइंट का मूव आ जा रहा है एक्सपायरीज में, वो हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप सपोज़ यहाँ पे नॉन एक्सपायरी डेज में आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स गैदर कर रहे हैं
और एक मूव आपके अगेंस्ट चला जाता है मैनिपुलेशन में निफ्टी में, तो वहाँ काफ़ी डिफिकल्टी हो रहा था। इसीलिए ये चीज़ थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा था। इसके वजह से मैं थोड़ा सेंसेक्स में भी शिफ्ट किया, कुछ ट्रेड्स लिए ये देखने के लिए कि सेंसेक्स कैसा बिहेव कर रहा है। और दिसंबर के मंथ में आप देखेंगे कई सारे ट्रेड्स ऐसे रहे जो सेंसेक्स में ही मैंने लिया और वहाँ पे कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी दिखे। सो यहाँ पे अभी बहुत सारे प्लस एंड माइनस है, उसको थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे लास्ट में। अभी अगर दिसंबर मंथ्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 31 दिसंबर यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.55 लाख का प्रॉफिट आपको दिखेगा। और जो टैक्सेस एंड चार्जेज है वो 34,000 के आसपास है। ये थोड़ा अभी कम जा रहे हैं इस वजह से क्योंकि मैं बहुत सारे दिन यहाँ पे ट्रेड भी नहीं लिया हूँ और कुछ ट्रेड्स में फ़िल्टर भी किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडेक्स नया है तो मेरे लिए भी आसान नहीं है यहाँ पे फाइंड आउट करना ईजिली इतना कि कहाँ मोमेंटम सस्टेन होगा, कहाँ मोमेंटम फेड हो जाएगा। ये थोड़ा अभी ऑब्जर्वेशन फेज में रहेगा। एक्सपायरीज कैसे बिहेव कर रहे हैं, नॉन एक्सपायरीज कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें 3-4 महीना में देना पड़ेगा। अभी के लिए क्या है कि हमें थोड़ा कॉशियसली चलना होगा ताकि कंसिस्टेंट मनी जनरेट कर पाएँ। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रह के चलना पड़ेगा और थोड़ा अपने कंट्रोल करना पड़ेगा ट्रेड्स पे, थोड़ा फिल्टर ट्रेड ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप हर जगह रिस्क लेने जाएंगे तो इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना बैंक निफ्टी में थे। तो हमें पता नहीं है कि कैसे राउंड लेवल बिहेव करेंगे या फिर कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिहेव करेंगे, कैसे एक्सपायरीज में कैसे प्रीमियम्स डिके हो रहे हैं, वो चीज़ थोड़ा अभी ऑब्जर्वेशन फेज में रहेगा। सो आप देख सकते हैं दिसंबर मंथ में 6-7 दिन मैं भी था नहीं ट्रैवलिंग में, आपको बताया भी था यहाँ पे कि मैं ट्रैवलिंग में यहाँ पे कुछ दिन नहीं रहूँगा। इसके वजह से आप देखेंगे कि यहाँ 6-7 दिन मैं भी ट्रेड नहीं कर पाया था। उसके बाद से जैसे ही रिटर्न हुआ आप देख सकते हैं यहाँ दिसंबर मंथ में जो बाकी दिन मैंने ट्रेड किया यहाँ पे 1.55 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। सो ये ओवरऑल डाटा अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो इस अकाउंट से जो मेरा प्रॉफिट रहा है 1 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 5.6 लाख का और 80,000 का आपको फर्स्ट अकाउंट में प्रॉफिट दिखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का अगर ऐड ऑन करेंगे तो 6.3 या फिर 6.4 लाख का कुछ प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होता हुआ आपको दिखेगा। सो काफ़ी टफ है अभी नए इंडेक्स में क्योंकि मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं। जब तक ये मैनिपुलेटिव मूव्स ऐसे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा रिस्क लेना या फिर ज़्यादा क्वांटिटी लेना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी मैनेजमेंट का, जो कि निफ्टी में एक सेटल्ड हो गया था 2-3 साल यहाँ पे ट्रेड करने के बाद। आपको पता चलता है कि आप कितने क्वांटिटी में कंफर्टेबल हैं, कैसे मूव्स में आपको कितना क्वांटिटी डालना है। ये ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कितना क्वांटिटीज किस मूव्स में डालना है, कैसे साइकिल्स में हमें उसको हैंडल करना है। ये चीज़ अभी नए इंडेक्स में काफ़ी मुश्किल हो रहा है और ये चीज़ मैं भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि निफ्टी में भी आप देखेंगे कि मैं फुल क्वांटिटी में नहीं जा पा रहा हूँ, फिर सेंसेक्स में कई बार ओवर क्वांटिटी हो जा रहा है। तो वो चीज़ हमें फेस करना पड़ा और उसको एडजस्ट करने में जो क्वांटिटी एडजस्टमेंट है उसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा 2-3 महीने का। और जब तक वो एडजस्ट नहीं होता है हम प्रॉपरली यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं या फिर बड़े ट्रेड्स नहीं ले सकते हैं, बड़े टारगेट्स नहीं प्लान कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर मैं अभी स्कैल्पिंग मोड में ही चल रहा हूँ, छोटे छोटे अभी टारगेट्स ही गैदर कर रहा हूँ। जब तक एक मूवमेंट क्लियरली सामने नहीं नज़र आएगा कि कैसा मूव कर रहा है प्रीमियम, तब तक हमें वो क्वांटिटी मैनेजमेंट पे वो इम्पैक्ट दिखेगा और यहाँ पे वो अपने पीएनएल पे भी इम्पैक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 3 मंथ्स का आपको पीएनएल यहाँ पे दिखाया। अगर ओवरऑल डाटा आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस का कॉलम है, यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा रिड्यूस किया है मैंने। आप देखेंगे जो लास्ट जो मेरा वीडियोज़ था मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड मैक्सिमम लॉस का, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉफिट्स वाले दिन भी 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट्स आपको मैंने दिखाया था और 1 लाख से ऊपर जितने भी लॉसेस थे उसको मैंने आपको दिखाया था और उसके फ्रीक्वेंसीज थोड़ा मैं देखा था कि वो ज़्यादा है। सो 5 लाख के कैपिटल पे डेफिनेटली वो ज़्यादा हो जाता है। अगर एक दिन में आपको 20% अगर प्लस माइनस हो तो वो काफ़ी एक ज़्यादा बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है और यही चीज़ मुझे इस साल कंट्रोल करना था। मैं कुछ चीज़ कंटिन्यूसली वर्क करता रहता हूँ अपने ट्रेडिंग पे, क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना है उस पर मैं फोकस करता रहता हूँ और इस फाइनेंशियल ईयर में मैं उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बड़े प्रॉफिट्स एंड लॉस है उसको कम ध्यान दिया जाए और जो छोटे प्रॉफिट्स है उसको गैदर किया जाए, एक कंसिस्टेंट मनी बनाया जाए यहाँ पे। वो उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वो अचीव हुआ है। आप देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में केवल 2 ही ऐसे दिन होंगे जहाँ पे 20% से ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस होगा और दोनों वो प्रॉफिट में ही अभी आए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो ओवरऑल पीएनएल है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप छोटे प्रॉफिट्स को भी अगर गैदर करेंगे कंसिस्टेंटली तो वो भी आपको पाइलअप होकर एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े टारगेट्स के लिए ही जाएँ, आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी अगर सेव करते जाए ऑप्शन बाइंग में तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट आपको ओवरऑल लास्ट में दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स का कॉलम है, यहाँ पे छोटे प्रॉफिट्स हैं। अक्टूबर के मंथ में आप देखेंगे सबसे अच्छा मंथ मेरा अभी तक का कैरियर का गया है यहाँ पे और उसमें देखेंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट
प्रॉफिट है ओनली 53,000 ही है, जबकि यहाँ पे उससे बड़े बड़े कितने प्रॉफिट्स आए। लेकिन मंथली आप देखेंगे मंथली बेसिस पे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ कंसिस्टेंट यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ऐसे एवरेज प्रॉफिट्स मिले। बाकी आप कॉलम्स देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम है, टैक्सेशन के कॉलम है, प्रॉफिट टू टैक्स रेशियो, ये थोड़ा मैं मेंटेन करने का कोशिश करता हूँ। ये नंबर जितना बड़ा है मेरे लिए जितना अच्छा होता है, के लिए जितना मैक्सिमम रहे उतना हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 से ऊपर है ये बेस्ट है, लेकिन ऐसा हमेशा अचीव नहीं हो पाता स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में आपको पता है कि टैक्सेशन एंड चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, और जब से सेबी के कुछ रूल चेंज हुए, STT बढ़ गए हैं, तब से और ज़्यादा टैक्सेशन यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट रहता है, क्योंकि आप लंबे टाइम तक ट्रेड में नहीं रुक सकते हैं, आपको बार बार री एंट्री लेना पड़ता है, क्योंकि टाइम हमारे फेवर में नहीं रहता है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप एक ट्रेड लेके बैठ सकते हैं घंटों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में वो चीज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके। तो उसके वजह से आपको बार बार री एंट्री लेना पड़ता है, कई बार आपको अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं जहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हो रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पे को टैक्सेशन एंड चार्जेस में ज़्यादा वो वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा मेंटेन करने का कोशिश करेंगे टैक्सेशन, और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो अभी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, मैनिपुलेटिव मूव्स हो रहे हैं, उसमें थोड़ा हम देखेंगे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, क्वांटिटी अपना कैसे मैनेज रख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी एक्सपायरी, जो वीकली एक्सपायरी यहाँ पे हटा था, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद का जो रिजल्ट अभी तक का है, यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, और जो टैक्सेशन है वो 50,000 का दिख रहा होगा। सो ओवरऑल प्रॉफिट आप देखेंगे 2.53 लाख का रियलाइज्ड PNL आपको दिख रहा होगा। सो ये थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला था कि जिन लोगों को साइकोलॉजिकली इशूज़ नहीं आएंगे वो कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजिली अडॉप्ट कर पाएंगे नए इंडेक्सेस को। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल इशूज़ आने लगे, क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो कोर है यहाँ पे, आप यही चीज़ मैं हमेशा से समझाना चाहता हूँ, जो एक कोर है ट्रेडिंग का या फिर स्टॉक मार्केट का, वो है आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर वो सही तरीके से आपका चल रहा है, आपका टेम्परामेंट अच्छा है, तो आप किसी भी इंडेक्स में या फिर किसी भी मार्केट साइकिल में एडॉप्ट ईजिली कर पाओगे। लेकिन जब अगर वो सही नहीं रहेगा, अगर आप किसी केवल थ्योरेटिकल स्ट्रेटजीज पे डिपेंड है, तो वो चीज़ काफ़ी आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे फिर साइकोलॉजिकल इशूज़ आते हैं, टेम्परामेंट इशूज़ आते हैं, और उसके वजह से एडॉप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ मैंने पहले ही बोला था, जो हमारा कोर रहेगा, जो साइकोलॉजिकल चेंजेज है वो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। जब भी ट्रेडिंग इंडेक्सेस चेंज हो, क्वांटिटी चेंज हो, आप देखेंगे कि जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है निफ्टी का और सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे जो लोग भी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है या फिर टेम्परामेंट उनका अच्छा है, वो कंपेरेटिवली इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी मैनेजमेंट, ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। आपको कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, जब ये सारी चीज़ें दिमाग में आपको रहेगा तो यहाँ पे वो चीज़ आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हटता है, वहाँ से फिर चीज़ें ख़राब होने लगती है, और वहाँ पे आपको वो PNL में भी इम्पैक्ट करने लगता है। इसीलिए मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ जो साइकोलॉजी पे है, और यहाँ पे एक मैं सीरीज और प्लान करना चाहता हूँ, साइकोलॉजी बिल्डअप फॉर बिगिनर्स। वो थोड़ा सा एक टारगेट फिक्स रहेगा। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि PNL वीडियोस से ये रहता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, वैसे ही जब आप वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कुछ लर्निंग कंटेंट क्रिएट करने का। सो इसी वजह से जो मेरा सीरीज़ रहेगा साइकोलॉजी बिल्डअप का, वो 10,000 के सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे होंगे वहाँ से मैं उसको लॉन्च करूँगा, और एक सीरीज़ रहेगा जिसमें हम डिटेल में सीखेंगे कि एक बिगिनर्स को कैसे साइकोलॉजी बिल्ड करना चाहिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जो क्वांटिटी मैनेजमेंट का हो गया या फिर रिस्क मैनेजमेंट का, उसको एक डिटेल में देखेंगे कैसे प्रोसीड कर सकता है अपने कैपिटल को बिल्ड करने के लिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे यहाँ पे जो क्लेम करते होंगे आपको कुछ छोटे कैपिटल से करोड़ों कमाना, वो चीज़ तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, कि मैं वो चीज़ खुद भी नहीं किया हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने किया है, रिपीटेडली किया है, एक कंसिस्टेंट पैसा मैं जनरेट किया हूँ, कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट किया हूँ एक पर्टिकुलर छोटे से कैपिटल पे, वो चीज़ मैं आपको सिखा सकता हूँ, और उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप वो कैसे साइकोलॉजी बिल्ड करो कि यहाँ पे कंसिस्टेंट एक पैसा जनरेट किया जा सके। चाहे मार्केट का कोई भी साइकिल हो या फिर कोई भी रूल चेंज करे से भी, किसी भी इंडेक्स में हम ट्रेड करें, लेकिन साइकोलॉजिकली आप कैसे स्ट्रांग रहो कि कंसिस्टेंट पैसा जनरेट कर पाओ। आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडेक्स चेंज हुआ, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। जो आप देखेंगे यहाँ पे जो रेड और ग्रीन के नंबर्स होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे जो प्रीवियस हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे। तो यहाँ पे वो नहीं चेंज होना चाहिए, और वो तभी चेंज होगा जब आपका साइकोलॉजी चेंज होगा। अदरवाइज
आप ज़्यादा अगर थ्योरेटिकल स्ट्रेटजीज पे डिपेंड रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये चीज़ मान के चलिए कि आने वाले भी टाइम में बहुत सारे रूल चेंज होंगे, बहुत सारे वॉल्यूम्स की वजह से मार्केट साइकिल्स भी चेंज होंगे। तो आपको ये चीज़ अभी जो 1 साल 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा होगा उसको ये चीज़ क्लियरली पता चल गया होगा कि यहाँ पे जब तक साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे, यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन पाना काफ़ी मुश्किल है किसी भी स्ट्रेटजी से। तो ये चीज़ आपको क्लियरली देख, भले आपको कितना भी कोर्स खरीद लें या फिर कहीं से भी आप सीख लें, थ्योरेटिकल स्ट्रेटजीज हैं वो किसी पर्टिकुलर साइकिल में ही वर्क कर सकता है। आप लंबे टाइम में 1 साल 2 साल वो प्रॉफिटेबल कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए आप साइकोलॉजी बिल्ड करिए और छोटे छोटे जो मेरे ट्रेड्स एनालिसिस के वीडियोज़ हैं उसको ऑब्जर्व करिए कि क्या मेरा माइंडसेट रह रहा है। मैं भी यही चीज़ सीखता था जब मैं स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखता था, लेकिन मैं किसी का स्ट्रेटजीज तो नहीं फॉलो किया, लेकिन उसका क्या माइंडसेट रह रहा है लॉस के बाद, प्रॉफिट्स के बाद, कैसे वो हैंडल कर रहा है अपने अकाउंट को, ये चीज़ मैं थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता था किसका क्या माइंडसेट है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जेन्युइनली यूट्यूब पे सिखाते हैं, अभी भी हैं, उनको आप जब देखेंगे तो उनसे आप ये सीखिए कि क्या उनका माइंडसेट रहता है, इररेस्पेक्टिव आप क्या वो ट्रेड ले रहे हैं, ये सब जानने का कोशिश करेंगे तो वो आप फंसते जाएंगे लूप में। लेकिन जब तक आप उनका माइंडसेट नहीं जानेंगे, कैसे वो सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हैं, तब तक वो डिफिकल्टी आएगी। इसीलिए जिसका भी आप वीडियोस देख रहे हैं उसको आप माइंडसेट पहले देखिए, ट्रेड एनालिसिस के वीडियोस देखिए, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा जिससे हम प्रॉफिटेबल बन पाएँ। सो यहाँ पे मैं आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेट करने के लिए पीएनएल वीडियोस डालता रहूँगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा, थोड़ा लाइक्स करना पड़ेगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियोस क्रिएट करने का। और यहाँ पे आने वाले टाइम में हम साइकोलॉजी बिल्डअप पे ज़रूर एक सीरीज़ यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करेंगे, जहाँ से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वो बिगिनर्स के लिए कि कैसे वो छोटे कैपिटल को यहाँ पे ग्रो कर पाएँ। ये चीज़ जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे, आप डायरेक्ट करोड़पति नहीं बन पाएंगे। पहले फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे कि कैपिटल कैसे बिल्ड किया जाए और उसको कैसे सेव रखा जाए, ये जब तक हम नहीं सीखेंगे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाना काफ़ी मुश्किल है। सो सबसे पहले हम इसी चीज़ पे फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे ही 10,000 के सब्सक्राइबर होते हैं उसके बाद से ये सीरीज़ लॉन्च किया जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सीरीज़ रहने वाला है जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।